नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज बात होगी छत्तीसगढ़ के धान गोदाम से गायब हुए 7 करोड़ रुपए के धान की, उत्तर प्रदेश में पंचांग के जरिए खेली जा रही राजनीतिक चाल की और महाराष्ट्र में सत्ता के लिए बने अजीब गठबंधनों की। साथ ही अंत में बात करेंगे देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया जनगणना 2027 की। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सीएम योगी ने ली बैठक, सभी 75 जिलों के लिए जारी हुए आदेश। सपा विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन, लखनऊ में लंबे समय से चल रहा था इलाज। ईडी रेड पर भड़की ममता बनर्जी, बोली अब पूरे राज्य में टीएमसी करेगी विरोध। भारत म्यांमार सीमा पर बड़ी कार्रवाई, करीब 15 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। जस्टिस यशवंत वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली मस्जिद मामले में बड़ी कार्रवाई, 30 पत्थरबाजों की हुई पहचान। अंबरनाथ नगर परिषद में बगावत, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने पर कांग्रेस ने 12 पार्षद किए निलंबित। अमेरिका का बड़ा फैसला, 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा यूएस। 9,000 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोने में भी आई गिरावट, 1,38,000 पर 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। बड़ी गिरावट के बाद बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 780 अंक टूटा, निफ्टी 25,900 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के खास मुद्दे की। छत्तीसगढ़, जहां सरकार दावा करती है कि देश की सबसे बड़ी धान खरीदारी हो रही है, जहां किसानों से सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है, जहां हजारों करोड़ रुपए किसानों के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में सरकारी धान गोदाम से 7 करोड़ रुपए का धान गायब हो जाता है। और जब सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि धान न चोरी हुआ न बिका, बल्कि उसे चूहे, दीमक और कीड़े खा गए। इतना ही नहीं, अधिकारी ये भी कहते हैं कि हमारे जिले की हालत तो अच्छी है, बाकी जिलों में और बुरा हाल है। यानी कि अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए पूरे प्रदेश की व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई चूहे 7 करोड़ का धान खा गए या फिर चूहों के नाम पर करोड़ों का खेल खेला गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का है। यहां 2 बड़े धान संग्रहण केंद्र हैं, बाजार, चारभाटा और वगरा। साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए करीब 7,99,000 कुंटल धान इन्हीं दोनों केंद्रों पर रखा गया था। लेकिन जब नए साल में उठाव के बाद मिलान हुआ तो सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई। जी हां, दोनों केंद्र से 26,000 कुंटल धान गायब मिला। अकेले बाजार चारभाटा केंद्र से 22,000 कुंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए गए तो जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा का कहना है कि धान की ये कमी मौसम के असर और चूहे, दीमक और कीड़ों की द्वारा नुकसान के कारण हुई है। इतना ही नहीं, अधिकारी ये भी जोड़ देते हैं कि पूरे प्रदेश में 65 संग्रहण केंद्रों की तुलना में कवर्धा जिले की स्थिति तो और बेहतर है। यानी तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर यहाँ 26,000 कुंटल धान चूहे खा गए हैं तो बाकी जिले में हालत और भी खराब होंगी। तो फिर चिंता किस बात की है? वहीं अधिकारियों की इस अजीब दलीलों से सवाल उठ रहे हैं कि अगर धान चूहे, दीमक ने खाया तो फिर फर्जी बिल किसने बनाए, फर्जी आवक जावक किसने दिखाई, मजदूरों की फर्जी हाजिरी किसने लगाई और सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ किसने की। क्योंकि बाजार चारभाटा संग्रहण केंद्र के प्रभारी पर यह भी गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही भी पाई गई है और संबंधित प्रभारी को हटा भी दिया गया है।
तो सवाल साफ है कि अगर सब कुछ युवाओं की वजह से हुआ तो कर्मचारियों को क्यों हटाया गया। आपको बता दें, प्रशासन के आदेश के मुताबिक अगर किसी संग्रहण केंद्र में 2% से ज्यादा धान की कमी पाई जाती है तो पहले निलंबन, फिर विभागीय जांच और दोषी पाए जाने पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन ये कमी है 26,000 कुंटल और अब तक ठोस कार्रवाई नदारद। मामले की जांच कर रहे सहायक जिला खाद्य अधिकारी मदन साहू का कहना है कि बाजार चारभाटा केंद्र के प्रभारी के खिलाफ कई बिंदुओं पर शिकायत मिली है। जांच टीम गठित कर दी गई है और शुरुआती जांच में शिकायत सही पाई गई है। अंतिम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में किसान मेहनत करता है, सरकार धान खरीदती है और गोदाम में रखा धान चूहे खा जाते हैं। सवाल सिर्फ 7 करोड़ का नहीं, सवाल किसानों के भरोसे का है, सवाल सरकारी सिस्टम की जवाबदेही का है। अब देखना यह है कि यह मामला भी फाइलों में दबेगा या फिर सच में जिम्मेदारी तय होगी। क्योंकि अगर हर गड़बड़ी का जवाब चूहे खा गए ही होना है तो फिर धान की रखवाली के लिए अधिकारी क्यों हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां अभी 2027 के चुनाव का वक्त है, लेकिन राजनीति में चुनावी बिगुल अभी से बच चुका है। नया साल आ गया है और नए साल के साथ नई सियासत, नया संदेश, नया दाव भी साथ आया है। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी 2026 की शुरुआत में ही कर दी है। इस बार न भाषण न रैली, बल्कि सीधे पंचांग के जरिए राजनीति। नाम है PDA पंचांग, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कैलेंडर। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये PDA पंचांग अब सियासत का औजार बन गया है? क्या हिंदू पंचांग में PDA जोड़कर सपा कोई नया सामाजिक प्रयोग कर रही है, या फिर ये 2027 की बिसात बिछाने की एक सीधी हुई चुनावी चाल है? आइए जानते हैं इसे विस्तार से। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से चुनावी मोड़ में दिखाई देने लगी हैं। नए साल के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया राजनीतिक कार्ड खेला है, PDA पंचांग 2026। इस पंचांग को सपा के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया ने प्रकाशित किया है। वहीं समाजवादी पार्टी से सिर्फ कैलेंडर नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और एकता का दस्तावेज बता रही है। अब इस PDA पंचांग में क्या खास है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल PDA पंचांग पूरी तरह से एक पारंपरिक हिंदू पंचांग की तरह है, जिसमें अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत, त्योहार, हिंदू पर्व और तिथियां लिखी हैं। लेकिन इसके साथ ही इस पंचांग में PDA समाज के महापुरुषों को खास जगह दी गई है। जी हां, इस PDA कैलेंडर में काशीराम, कपूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र, जाकिर हुसैन, इन सभी की जयंती, पुण्यतिथि और योगदान पंचांग में खास तौर से दिखाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक दिवस और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी इसमें शामिल किए गए हैं। वही PDA पंचांग का विमोचन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, PDA समाज की एकता, चेतना और अधिकारियों की लड़ाई समाजवादी आंदोलन की आत्मा रही है। ये पंचांग समाज को अपने महापुरुषों और उनके विचारों से जोड़ने का काम करेगा। वहीं सपा का मानना है कि इतिहास तभी जीवित रहता है जब इसे नई पीढ़ी तक सरल और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले PDA का नारा दिया था और इसी नारे के सहारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले PDA को नारे से आगे ले जाने की कोशिश है। पहले PDA पाठशाला, फिर PDA प्रहरी और अब PDA पंचांग। सपा चाहती है कि PDA शब्द नेताओं के भाषणों से निकलकर घर घर जाए, हर दीवार और हर कैलेंडर तक पहुंचे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंचांग को राजनीति का मंच बनाना सही है? क्या इसे PDA समाज वाकई जुड़ पाएगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी प्रतीक बनकर रह जाएगा? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस PDA पंचांग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचांग पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है।
जाहिर है उत्तर प्रदेश में 2026 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सियासत की नज़र सीधे 2027 विधानसभा चुनाव पर टिकी है। समाजवादी पार्टी ने पंचांग के जरिए अपना संदेश घर घर पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या पीडीए पंचांग वोट में बदल पाएगा या फिर ये सिर्फ सियासी चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब तारीखें सिर्फ चुनाव की नहीं, पंचांग की भी अहम होने लगी हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। राजनीति की दो अलग अलग धुरियां, लेकिन सत्ता के लिए कैसे सिमट गई दूरी। महाराष्ट्र में एक अनोखा गठबंधन सामने आया, जहां ओबीसी की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने विचारधारा और सत्ता की बहस को तेज कर दिया है। जिन दलों को अब एक दूसरे का कट्टर विरोधी माना जा रहा था, वे सत्ता की मजबूरी में एक ही मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी की पार्टी AIMIM का गठबंधन राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी और मुस्लिम हितों की मुखर आवाज मानी जाने वाली AIMIM का साथ आना कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब AIMIM पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। अकोट नगर पालिका में बना ये नया सत्ता समीकरण इन आरोपों को एक नया मोड़ देता नजर आ रहा है। दरअसल अकोट नगर पालिका की कुल 35 सीटों में से 33 पर चुनाव हुए थे। चुनावी नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को केवल 11 सीटें हासिल हुई। मेयर पद पर बीजेपी की माया धुले ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन सदन में बहुमत के अभाव में सत्ता चलाना आसान नहीं था। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को अपने पारंपरिक राजनीतिक रुख से हटकर सहयोगी दलों की तलाश करनी पड़ी। यहीं से इस अनोखे गठबंधन की कहानी शुरू होती है। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने AIMIM के 5 पार्षदों के साथ हाथ मिलाया। इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, अजीत पवार और शरद पवार गुट की NCP तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी को भी साथ लिया गया। इन सभी दलों को मिलाकर अकोट विकास मंच का गठन किया गया, जिसे अकोला जिला प्रशासन के पास आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड भी कराया गया। इन गठबंधन की अगुवाई बीजेपी के रवि ठाकुर को सौंपी गई। तय किया गया कि 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में सभी सहयोगी दल एकजुट होकर मतदान करेंगे। इसके लिए ग्रुप लीडर की ओर से भी जारी किया गया एक संदेश, जो AIM समेत सभी घटक दलों के पार्षदों पर लागू होगा। दिलचस्प बात यह है कि मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी और AIMIM आमने सामने थे। भारतीय जनता पार्टी की माया धुले ने AIMIM की उम्मीदवार को हराकर 5,271 वोटों से जीत दर्ज की थी। चुनावी मुकाबले में हार जीत के बाद अब भी दोनों दल सत्ता के लिए एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि इस गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अगर अकोट विकास मंच का मौजूदा समीकरण पर नजर डालें तो इसकी ताकत 25 पार्षदों तक पहुंच चुकी है। मेयर को मिलाकर यह संख्या 26 हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के 11, AIMIM के 5, शिंदे गुट की शिवसेना का 1, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 2, अजीत पवार गुट की NCP के 2, शरद पवार गुट की NCP का 1, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 3 पार्षद शामिल हैं। ये बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका में स्थिर सरकार चलाने की स्थिति में ले आया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष की भूमिका में सिमट कर रह गई है। अकोट नगर पालिका में कांग्रेस के 6 पार्षद और वंचित बहुजन अगाड़ी के 2 सदस्य अब विपक्ष में बैठेंगे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए बीजेपी और AIMIM का ये गठबंधन बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी
बटेगी तो कटेगी जैसे नारों के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही है। इतना ही नहीं, आज एक बड़ी खबर यह भी सामने आई कि महाराष्ट्र की अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बना गठबंधन कुछ ही समय में टूट गया। इस गठबंधन के टूटते ही दोनों ही पार्टी में जमकर किरकिरी हो रही है। इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए अंबरनाथ में अपनी लोकल लीडरशिप से जुड़े 12 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस ने यह फैसला तब लिया जब पार्टी के पार्षदों ने म्युनिसिपैलिटी काउंसिल की लीडरशिप बनने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस की काफी आलोचना भी हो रही थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट गणेश पाटिल ने अंबरनाथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। पत्र में कहा गया कि राज्य नेतृत्व की जानकारी या मंजूरी के बिना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के कारण उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है। चिट्ठी में गणेश पाटिल ने लिखा कि ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ है और प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अच्छी बात नहीं कि बिना अनुमति बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि कांग्रेस ने नगर पालिका चुनाव अपने सिंबल पर लड़ा था और अंबरनाथ नगर परिषद में 12 सीटें जीती थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला पार्टी की राज्य स्तरीय लीडरशिप को बिना बताए लिया गया है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है। इस कदम को नामंजूर करते हुए कांग्रेस ने सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। आपको बता दें, अंबरनाथ में बीजेपी ने अंबरनाथ विकास अघाड़ी के बैनर तले कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नगर निकाय की लीडरशिप बनाई थी, जबकि सहयोगी शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बावजूद उसे सत्ता से बाहर रखा गया। इससे पूरे घटनाक्रम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस गठबंधन को खारिज करते हुए इसमें शामिल बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं, चुनावों के नतीजे के बाद मची राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस के सभी 12 निलंबित पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुधवार देर रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चाणक्य ने इन पार्षदों को पार्टी में शामिल करने की औपचारिक घोषणा की। गौरतलब है कि 60 सदस्यों वाली अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना ने 27 सीटें जीती, बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 12, एनसीपी ने 4 और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थीं। वहीं एआईएमआईएम और भाजपा के बीच ये गठबंधन साफ संकेत देता है कि सत्ता की राजनीति में विचारधाराएं अक्सर पीछे छूट जाती हैं। आकोट में जो हुआ वह भले ही स्थानीय राजनीति की मजबूरी है, लेकिन इसके असर दूरगामी हो सकते हैं। एआईएमआईएम के लिए यह सत्ता में हिस्सेदारी का मौका है, तो भाई बीजेपी के लिए नगर पालिका पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति। अब सभी की निगाहें 13 जनवरी पर टिकी हैं, जब डिप्टी मेयर और अन्य पदों के चुनाव होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि विचारधारा की ये असहज शादी कितनी टिकाऊ साबित होती है। आकोट की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में ना स्थायी दोस्त होते हैं और ना ही स्थायी दुश्मन। स्थायी होती है तो सिर्फ सत्ता की चाह। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। देश की आबादी कितनी है, कौन कहां रहता है, किसके पास क्या सुविधाएं हैं और सरकार को असली नीति किस आधार पर बनानी चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब देने वाली देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम प्रक्रिया जनगणना एक बार फिर शुरू होने जा रही है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर नियम और समय सारणी का ऐलान कर दिया है। इस बार जनगणना में सिर्फ गिनती नहीं होगी, बल्कि डिजिटल होगी, स्वयं जनगणना वाली होगी और पहली बार जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें, जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरा होगा। इस चरण में देश भर में मकानों की गिनती, हाउस लिस्टिंग की जाएगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ये काम पूरा करने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। इस बार एक बड़ा बदलाव ये भी है कि लोगों को स्वयं
गणना यानी खुद अपनी जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा। घर घर सर्वे शुरू होने से 15 दिन पहले जनगणना का मोबाइल ऐप और पोर्टल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2020 में जारी पुराने आदेश को रद्द कर नए नियमों के तहत इस अभियान को मंजूरी दी है। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना रोक दी गई थी, जिससे अब 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में लोगों की वास्तविक गिनती होगी, जो 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। पूरे देश के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात 12 बजे जनसंख्या के आंकड़े तय करने की अंतिम समय सीमा होगी। हालांकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों के लिए समय सारणी में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वहीं सरकार पहले ही इस काम के लिए 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी दे चुकी है। करीब 30 लाख कर्मचारी इस काम में लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। कागज और पेन की जगह मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा। देखा जाए तो जनगणना 2027 सिर्फ आबादी गिनने का अभ्यास नहीं, बल्कि अगले दशक की नीतियां और योजनाओं की बुनियाद है। अब देखना यह होगा कि टेक्नोलॉजी इस दौर में सरकार इस महा अभियान को कितनी सच्चाई और सटीकता के साथ पूरा कर पाती है, क्योंकि आंकड़े अगर सही होंगे तो योजना भी सही होगी और यही जनगणना 2027 ही असली परीक्षा है। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ के गोदाम से गायब हुआ धान, उत्तर प्रदेश में पंचांग राजनीति और महाराष्ट्र में सत्ता के लिए बने गठबंधन। ये सब दिखाता है कि देश की राजनीति और प्रशासन हमेशा बदलते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरें, नए सवालों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए खबरें अब तक।